हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि समझी और उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में हमने पिछली वीडियो में जो फैक्ट्स पढ़े उनको कहाँ तक हम रिकॉल कर पाएंगे ये चेक करेंगे। तो कह सकते हैं आज का हमारा वीडियो प्रश्न से संबंधित होगा जिसमें हमें उसका आंसर रिकॉल करना है। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटेन ने अमेरिका में अपनी पहली कॉलोनी कहाँ स्थापित की। तो याद करने की कोशिश करो। टोटल ब्रिटेन में 13 कॉलोनीज ब्रिटेन ने अमेरिका में स्थापित की थी और जो पहली कॉलोनी थी वो थी वर्जीनिया। कौन सी थी? वर्जीनिया। और ये उन्होंने 1607 में स्थापित कर ली थी। दूसरा बिंदु है अमेरिकी क्रांति कब हुई या अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कब की। तो इसका आंसर है 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776 याद रह जाएगा। अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कब करी थी? जुलाई का महीना 1776 और तारीख थी 4, यानी 4/7/76 याद रह जाएगा। अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मैंने कहा अगर अमेरिका को बौद्धिक चेतना में आगे बढ़ाने में किसी एक व्यक्ति का योगदान सर्वाधिक रहा तो वो कौन था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो उन्होंने एक संस्था स्थापित की थी जो वैचारिक वृद्धि पर आधारित थी। वो आगे चलकर अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी बनी और इसकी स्थापना करी थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला प्रश्न है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस किताब है, इसकी रचना किसने की? ये सीधा सीधा एग्जाम में टकरा सकता है। तो जैसे कि हमने चर्चा करी थी कि जो कॉमन सेंस बुक है वो है थॉमस पेन की। किसकी? थॉमस पेन। कॉमन सेंस किताब की रचना किसने करी है? थॉमस पेन ने। अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करी। अमेरिकी क्रांति कब हुई? 4 जुलाई 1776 को। और ब्रिटेन ने अमेरिका में अपनी पहली कॉलोनी कहाँ स्थापित की थी? तो ये वर्जीनिया में की। और कब करी? 1607 में। ठीक है, आगे चले। सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक हुआ? सप्तवर्षीय युद्ध कब से शुरू हुआ और कब तक चला? तो देखो, सप्तवर्षीय युद्ध 3 महाद्वीपों में लड़ा गया, यूरोप, अमेरिका और एशिया। एशिया में मुख्यतः भारत। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेके 1763 के मध्य हुआ। कब से कब तक? 1756 से 1763। अच्छा, सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो देखो, पूरे वर्ल्ड में कॉलोनी यानी उपनिवेश स्थापित करने की होड़ थी, एक तो ब्रिटेन की और एक फ्रांस के। अब इन्होंने पूरे विश्व के रिसोर्सेज पे अपना कब्जा कर लिया और एक सर्वशक्ति संपन्न बनने की जो होड़ मची थी उसमें ब्रिटेन और फ्रांस आमने सामने थे। जिस प्रकार से आज पहले रशिया और अमेरिका आमने सामने थे, फिर अमेरिका और चाइना आमने सामने थे, उस समय ब्रिटेन और फ्रांस आमने सामने थे। ये 1756 से 1763 में हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध मुख्यतः कनाडा पे औपनिवेशिक सत्ता का प्रभुत्व स्थापित करने से संबंध था, जिसका एक्सपेंशन भारत में भी हुआ, जिसका एक्सपेंशन यूरोप में भी हुआ और जो अमेरिका में भी इसका प्रभाव हुआ। अमेरिकी क्रांति टली रही। क्यों? 1763 तक, क्योंकि अमेरिकन को लगता था या अमेरिका के जो निवासी थे उस समय उनको लगता था कि हो सकता है कि अगर ब्रिटिशर्स यहाँ हार जाते तो फ्रांसीसी हमारे पे कब्जा कर लेंगे और फिर वो हमारे रिसोर्सेज का उपयोग करेंगे। तो प्रश्न क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक लड़ाया गया? 1756 में शुरू हुआ, 1763। इसमें जीता कौन? ब्रिटेन जीता। हारा कौन? फ्रांस। लेकिन क्या ब्रिटेन जीता? नहीं, इसने अपने बहुत सारे रिसोर्सेज इस सप्तवर्षीय युद्ध में खोने पड़े। इसी सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव हुआ, ब्रिटिश आर्मी कमजोर हुई और अमेरिका में उसकी औपनिवेशिक सत्ता को खत्म होना पड़ा आगे जाके अमेरिकी क्रांति के फलस्वरूप। आगे देखते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध का विजेता, जैसा कि हमें बताया, ब्रिटिश इसका विजेता रहा था। लॉर्ड ग्रेनविले द्वारा पारित अधिनियम कौन से हैं? तो लॉर्ड ग्रेनविले ने कौन से अधिनियम पारित किए थे? तो देखो, हमने पढ़ा था एक तो शुगर एक्ट। कौन सा? शुगर एक्ट। ये लॉर्ड ग्रेनविले ने पारित किया था। इसके अलावा स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट भी लॉर्ड ग्रेनविले ने पारित किया था।
इसके अलावा देखो कौन कौन से जो एक टैग ग्रेनविले ने पारित किए वो हम देखते हैं। एक सेकंड पीछे चलते हैं थोड़ा सा। शुगर एक्ट ये इसने 1764 में पारित किया। कब पारित किया? शुगर एक्ट 1764 में। स्टाम्प एक्ट भी 1764 का था। शुगर एक्ट आपको पता है, आपको चीनी मंगानी है तो आप फ्रांस से नहीं मंगा सकते, आपको ब्रिटिशर से मंगानी पड़ेगी। स्टाम्प एक्ट, आपको कोई भी कार्य करना हो जो सरकारी से संबंधित हो उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। करेंसी एक्ट में आप सिर्फ ब्रिटिशर की जो करेंसी है वो उपयोग कर पाओगे, आप हुंडी वगैरह का उपयोग नहीं कर पाओगे। और क्वार्टरिंग एक्ट का मतलब है अमेरिका में जो ब्रिटिश सेना रह रही है उसके खर्चे का भुगतान भी कौन करेंगे? अमेरिकन ही करेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये लॉर्ड ग्रीनविले द्वारा मुख्यतः टैक्स लगाए गए थे। और इसके बाद में जो अगला प्रश्न है हमारा, ज़्यादा पीछे आ गए, थोड़ा समय लग रहा है। हाँ, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन अमेरिकी क्रांति की मूल भावना अगर किसी शब्द में बसती है तो वो यही थे। क्योंकि देखो अमेरिकी क्रांति को हम दो भागों में बांटते हैं। जिस प्रकार से भारत में पहले डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी शुरुआत में 1928 से पहले, और 1928 के बाद में हमने बात करी कि हमें चाहिए पूर्ण संप्रभुता। उसी तरह से अमेरिकन्स ने भी पहले डोमिनियन स्टेटस की तरह बात करी कि हमें आप रिप्रेजेंटेशन दो ब्रिटिश संसद में। लेकिन बाद में उन्होंने सीधी क्रांति करी 1773 के जो बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन हत्याकांड के जो हुए थे उसके बाद में सीधा उन्होंने वॉशिंगटन को सेनापति बना दिया और सीधा युद्ध हुआ। और उन्होंने सीधा कहा कि हमें चाहिए अब शुद्ध आज़ादी। लेकिन जिसकी शुरुआत हुई थी बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, ये नारा था किसका? तो ये बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, ये नारा किसने दिया था? ये दिया था पैट्रिक हेनरी वर्गीज। किसने दिया? पैट्रिक हेनरी वर्गीज ने दिया। पैट्रिक हेनरी वर्गीज ने किसने दिया? पैट्रिक हेनरी वर्गीज। पैट्रिक हेनरी वर्गीज याद रह जाएगा। किसने दिया था? बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, पैट्रिक हेनरी वर्गीज। पैट्रिक हेनरी वर्गीज, ठीक है, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक? 1756 से 63। डिक्लेरेटरी अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया? प्रश्न क्या है? डिक्लेरेटरी अधिनियम, जिसे हम घोषणा अधिनियम भी कह सकते हैं। घोषणा अधिनियम, डिक्लेरेटरी एक्ट या घोषणा अधिनियम। डिक्लेरेटरी का मतलब होता है घोषणा। तो ये रॉकिंगम द्वारा किया गया था। इसके द्वारा रॉकिंगम गवर्नमेंट थी, उसके द्वारा डिक्लेरेटरी अधिनियम पारित किया गया था। इसके बाद में बोस्टन हत्याकांड कब हुआ? सबसे महत्वपूर्ण है ये दोनों पॉइंट। एक तो बोस्टन हत्याकांड, एक बोस्टन टी पार्टी। तो पहले कौन सा हुआ था? तो बोस्टन टी पार्टी बाद में हुई, बोस्टन हत्याकांड पहले हुआ। ये हुआ 1770 में और बोस्टन टी पार्टी हुई थी 1773 में। ठीक है, 1770 में बोस्टन हत्याकांड और 1773 में बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधे अमेरिका में चाय निर्यात करने की अनुमति कब दी? यानी जब ब्रिटिशर्स को पता लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत लगातार युद्धों में उलझे रहने के कारण खराब हो रही है, हो सकता है आने वाले समय में वो औपनिवेशिक संप्रभुता खत्म कर दे भारतीय उपमहाद्वीप में, तो उन्होंने उनको थोड़ा आर्थिक संबल देने के लिए कहा कि आपके यहाँ की चाय को सीधा अमेरिका निर्यात कर सकते हो। ये अनुमति कब दी गई? तो ये अनुमति दी गई थी 1773 में। कब? जब बोस्टन टी पार्टी हुई थी उसी साल उनको ये अनुमति दी। अब इसी का जो अगला बिंदु था, इसका विरोध किया अमेरिकन्स ने। उन्होंने कहा कि आप हमारे ऊपर, चाहे भले ही हमारे आर्थिक रूप से फायदेमंद है, लेकिन हम किसी प्रकार की इंटरफेरेंस इंटरनल अफेयर में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में ये बोस्टन टी पार्टी घटना हुई। ये 1773 में 340 जो चाय की पेटियां थी वो समुद्र के अंदर फेंक दी गई। इनटॉलरेबल एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया? प्रश्न क्या है? इनटॉलरेबल एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? इनटॉलरेबल एक्ट है वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक, यानी लॉर्ड नॉर्थ जिसे हम कहते हैं, लॉर्ड
नॉर्थ ब्रुक द्वारा इनटॉलरेबल एक्ट पारित किया गया। कब? जब चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी तो उसके बाद ब्रिटिशर्स की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई थी, उन्होंने मैसाचुसेट्स की जो लोकल गवर्निंग बॉडी है उसको प्रतिबंधित कर दिया। वहाँ पे जो रूल करने वाले बंदे हैं, जो नियम बनाने वाले बंदे हैं, वो सीधे ब्रिटिश की सरकार करेगी। आर्थिक गतिविधियाँ वहाँ से पूरी खत्म कर दी। कहने का मतलब आर्थिक रूप से मैसाचुसेट्स को बर्बाद करने का प्रयास इनटॉलरेबल एक्ट के माध्यम से किया गया था। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? अब मैंने आपको दिखाया था फिलाडेल्फिया में पहला महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया? फिलाडेल्फिया में। फिलाडेल्फिया में प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन किया गया था। अब एक प्रश्न, जिस समय हम वीडियो मतलब पहले पार्ट में थे, उस समय हम चर्चा कर रहे थे कि एक जो कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, वो प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में उसने भाग नहीं लिया था। तो वो कौन सी कॉलोनी थी? तो उसका नाम है जॉर्जिया। क्या नाम है? जॉर्जिया। तो जॉर्जिया है, उसने प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में भाग नहीं लिया। तो प्रश्न क्या बना था? प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में भाग किसने नहीं लिया, किस कॉलोनी ने नहीं लिया? तो ब्रिटेन की 13 कॉलोनी में से 12 कॉलोनी ने भाग लिया था, लेकिन जॉर्जिया ने उसमें भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ किस घटना से माना जाता है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ है वो किस घटना से माना जाता है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रारंभ है वो लेक्सिंगटन घटना है। लेक्सिंगटन में जो घटना हुई थी, सैनिक टकराव हुआ था। लेक्सिंगटन में जो घटना हुई थी उसमें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का वास्तविक प्रारंभ, यानी उन्होंने झड़प शुरू कर दी। झड़प के बाद में युद्ध बढ़े। फिर जो पहले वो उनको बंकर हिल की लड़ाई में वॉशिंगटन को हार मतलब माननी पड़ी थी, और उसकी अगली सारागोटा के युद्ध में वॉशिंगटन जीते थे। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस कब आयोजित की गई? तो प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस है वो 1774 में आयोजित की गई थी। कब करेगी? 1774 में। 1774 में प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन किया गया था। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का सम्मेलन कब आयोजित हुआ? अब प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस, अब द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का सम्मेलन की शुरुआत कब से? ये लंबा चला था, लेकिन ये कब शुरू हुआ? 10 मई 1775 को। 10 मई 1775 को द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन का आयोजन हुआ 10 मई 1775। कब हुआ? 10 मई 1775 को द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन हुआ। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन 10 मई 1775। ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ किस घटना से माना जाता है? लेक्सिंगटन की घटना से। लेक्सिंगटन में जो झड़प हुई थी उसमें। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में किसने भाग नहीं लिया था? तो प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया था। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन 1774 में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन 5 सितंबर 1774 को। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस 10 मई 1775, यानी उससे अगले साल 5 सितंबर 1774 को प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन 10 मई 1775। ठीक है, ये पॉइंट सारे क्लियर है। द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन में अमेरिकी सेना के अध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया गया? तो अमेरिका की जो राष्ट्रपति है वॉशिंगटन डीसी, तो ये किसके नाम से पड़ा है? ये जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम से। और जॉर्ज वॉशिंगटन वही व्यक्ति है जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सेनापति थे। उसके बाद में वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। तो इस प्रकार द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में अमेरिकी सेनाध्यक्ष के रूप में जॉर्ज वॉशिंगटन का चयन किया गया था। और कब हुआ था ये अधिवेशन? 10 मई 1775 को ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा करी गई थी द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में। देखो, पहली महाद्वीप, अब इसको एक बार छोटा सा पॉइंट लेते हैं। पहली महाद्वीपीय कांग्रेस 5 सितंबर 1774। ठीक है। 10 मई 1775 द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस। ठीक है। तृतीय महाद्वीपीय कांग्रेस
6 जनवरी 1778। ये तृतीय महाद्वीपीय कांग्रेस अभी आई नहीं है, लेकिन हम एक बार जब आप आएगी तो आपको ये चीज़ रिकॉल करनी है। उसके बाद में पेरिस की संधि हुई थी 3 अगस्त 1785। 3 अगस्त 1783 सॉरी को पेरिस की संधि हुई। ठीक है, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा कब हुई थी? ये द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में 10 मई 1775 में। स्वतंत्रता की घोषणा, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? इस जो ये प्रस्ताव था इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो स्वतंत्रता की घोषणा जो प्रस्ताव है वो इसकी रचना जेम्स जेफरसन द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा जो प्रस्ताव है इसकी रचना करी गई थी। घोषणा किसने प्रस्तावित की? तो ये प्रस्तावित की थी रिचर्ड हेनरी ली। ठीक है, और स्वतंत्रता की घोषणा की इसकी रचना, प्रपत्र की रचना जेफरसन साहब ने करी, लेकिन इसको प्रस्तावित किया रिचर्ड हेनरी ली ने। ठीक है, इसके बाद अमेरिका में कितनी बस्तियां स्थापित की थी ब्रिटेन द्वारा? तो अमेरिका में 13 बस्तियां स्थापित की। जॉर्जिया ने पहली महाद्वीपीय कांग्रेस में भाग नहीं लिया था, हालांकि बाद में यूनाइट हुए थे, लेकिन शुरू में उन्होंने भाग नहीं लिया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति कब हुई? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति कब हुई? पेरिस की संधि से। किससे? पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि कब हुई थी? 3 अगस्त 1783। 3 अगस्त, देखो यहाँ मैंने लिखा है 3 अगस्त 1783 को पेरिस की संधि हुई थी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति किस घटना के बाद हुई थी? तो पेरिस की संधि के बाद हुई थी, ऑब्वियस सी बात है। पेरिस की संधि हुई, इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति होगी। पेरिस की संधि कब हुई और पेरिस की संधि के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पेरिस की संधि हुई थी 3 सितंबर 1783। इसको अगस्त नहीं सितंबर करना है ना, एक सेकंड। 3 सितंबर 1783 को हुई थी। 3 SCPT 1783। 3 सितंबर 1783 को पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि 3 सितंबर 1783 को पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय हमने पढ़ा था कि जो सेल बर्न थे ना, मतलब अमेरिका आज़ाद हो गया कि सेल भी बर्न हो गई, मतलब सेल भी, पत्थर भी जल गया। तो सेल बर्न जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, 3 सितंबर 1783 को पेरिस की संधि हुई। 1778 में अमेरिकी बस्तियों और फ्रांस में समझौता करने में मुख्य भूमिका किसकी रही? तो 1778 में अमेरिकी बस्तियों और फ्रांस में भी समझौता हुआ था। ये किसने करवाया था? तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल थे, कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति तो वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन थे, वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। अमेरिका की जो कैपिटल है वो वॉशिंगटन DC इनके नाम से है, ये जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम से उसका नाम पड़ा है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन। विश्व का प्रथम गणतंत्र कौन सा देश बना? विश्व का प्रथम गणतंत्र कौन सा देश बना था? विश्व का प्रथम गणतंत्र बना है अमेरिका। विश्व का प्रथम गणतंत्र कौन बना है? अमेरिका। और जॉर्ज वॉशिंगटन है वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कब बने? 1789 में। 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। गुलामी प्रथा का विरोध करने वाले अब्राहम लिंकन। अगर आप लोग काफ़ी दिनों से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और सफल नहीं हो पा रहे हो, और आप अपने आप को निराश महसूस कर रहे हो, तो एक बार आप अब्राहम लिंकन के बारे में ज़रूर पढ़ना। बंदे ने जीवन में इतनी ज़्यादा असफलताएं देखी है ना, अगर वो शुरुआती अवस्था में सफल हो जाता तो क्या वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनते? क्या आज हम भारत में, जब वो 1863 के आसपास अमेरिका के राष्ट्रपति थे, क्या हम 2024 में उनके बारे में बात कर रहे होते? नहीं। उन विरोधों के,
उन तकलीफ़ों के, उन हार, इतनी ज़्यादा नाकामियों के बावजूद वो लगातार लड़ता रहा और वो अमेरिका का राष्ट्रपति पद पे पहुंचा और दास प्रथा को ख़त्म किया, गुलामी प्रथा को उसने ख़त्म किया था। वो अब्राहम लिंकन आज भी प्रेरणा के स्रोत है। तो एक बार आप 5 मिनट निकाल के अब्राहम लिंकन की जो जीवनी है, जो उनके बारे में फैक्ट्स है कि कितनी जगह वो हारे थे, उसके बारे में आप ज़रूर पढ़ें। या तो मुझे स्वतंत्रता दे दो या मुझे मृत्यु दे दो, ये कथन किसका है? या तो मुझे स्वतंत्रता दे दो या मृत्यु दे दो, ये था पैट्रिक हेनरी का। इसने कहा था पैट्रिक हेनरी। ये बौद्धिक रूप से इतने स्ट्रांग थे, उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से क्रांति को जगाया, लोगों को मोटिवेट किया। तो ये कितनी बड़ी बात है कि मुझे या तो इंडिपेंडेंस चाहिए या आप मौत दे दो। कानून केवल बंदूक की नली द्वारा ही लागू किया जा सकता है, ये किसका कथन है? कानून केवल बंदूक की नली से लागू किया जा सकता है, ये कथन है H.W. एल्सन। H.W. एल्सन किसका है? H.W. एल्सन का। अब देखो, हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहे हैं तो कुछ कथन और देख लेते हैं। क्रांति का आरंभ युद्ध से पूर्व हो चुका था। क्रांति का आरंभ, क्रांति युद्ध से पहले, युद्ध जब शुरू हुआ था उससे पहले क्रांति शुरू हो गई थी। ये कथन किसका है? क्रांति लोगों के हार्ट में थी, लोगों के माइंड में थी। क्रांति युद्ध से पहले शुरू हो गई थी, क्रांति लोगों के हार्ट में थी, क्रांति लोगों के माइंड में थी। ये कथन किसका है? तो ये कथन है अमेरिका के जो दूसरे नंबर के राष्ट्रपति हुए थे, जॉन एडम्स। जॉन एडम्स, इन्होंने ये कथन कहा था कि अमेरिका में क्रांति जो युद्ध हुआ था उससे पहले ही शुरू हो चुकी थी। कानून केवल बंदूक की नली से लागू किया जा सकता है, जैसा हमने देखा, ये कहा है H.W. एल्सन ने। या तो मुझे स्वतंत्रता दे दो या आज़ादी दे दो, ये कथन है पैट्रिक हेनरी का। और वंशानुगत कुलीन तंत्र को समाप्त करके गणतंत्र स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? अमेरिका है। ये कथन किसका है? ये है जेसी स्वेन का। किसका है? जेसी स्वेन का। थॉमस जेफरसन के बारे में हमने देखा कि उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की घोषणा जो प्रस्ताव था, उसकी रचना इन्होंने करी थी और इन्होंने ही बिल ऑफ राइट को जुड़वाया था। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। कब बने? 1789 में। तो इस प्रकार अमेरिकी क्रांति के बारे में हमने पढ़ा। उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, वो हमने देखा। पृष्ठभूमि पढ़ी किस प्रकार से। लंबा वीडियो है, थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है कई जगह, क्योंकि ये नया, अगर आप भारतीय इतिहास पढ़ रहे हो, राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हो, तो आप उससे सीधा कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि आपको पृष्ठभूमि पता है। आप एक पर्टिकुलर घटना के अंदर सीधे जा सकते हो। लेकिन अमेरिकी क्रांति के संदर्भ में अगर आपने, जैसे इतिहास के विद्यार्थी नहीं है या इतिहास के विद्यार्थी है लेकिन 1 वीक सीरीज वाले हैं, तो उस कंडीशन में उस पूरी वस्तु स्थिति से जो हॉरिजॉन्टल स्टडी है वो नहीं करा है, तो फिर आप कंटेंट फैक्ट रट लोगे लेकिन एग्जाम में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो सकता है, या आप अगर RS मेंस वगैरह के लिए जा रहे हो तो थोड़ी सी और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। लेकिन अब हमने क्या है, इसको हॉरिजॉन्टली पढ़ा और उसके बाद उसके वर्टिकल क्वेश्चंस भी करें, उसके लंबवत क्वेश्चंस भी करें जो एग्जाम में सीधे टकराते हैं। तो आशा करते हैं कि आपकी आज की जो क्लास है आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। और धन्यवाद बने रहने के लिए, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी मुलान एकेडमी से जुड़े रहें ताकि हम आपको आपके 2nd ग्रेड एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला पाए और इस बार लाइन के उस बार। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।